तो वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेंगे जिससे कि 99% आपका मरना निश्चित है। कि वो सब्सटेंस अगर मैं इंड्यूस कर लेता हूँ, मुझे इतनी इंस्टेंट एनर्जी दे देता है कि आई कैन लिफ्ट क्विकली इमीडिएटली एनीथिंग। मेरा लेवल वहां चला जाता है। बट वो वही करता है जिसको ऑब्सेशन हो जाता है कि भाई मुझे मरने से डर नहीं लगता। आई पुश दैट ऑटो कि भैया इसको आगे बढ़ा लो ना, एंड वो ऑटो पलट गया। तो आप कुछ अपनी जर्नी में से ऐसा बताइए दैट यू नो हाउ दीज लेसन्स शेप्ड यू एज अ पर्सन। ये मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिजिकल हेल्थ इज फाइन, बन जाएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी। मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कौन से ऐसे 3 सबसे डेंजरस ट्रेंड्स आप देख रहे हो जो आज की डेट में फिजिकल फिटनेस में आ गए हैं? सबसे पहला तो मुझे लगता है कि ईगो लिफ्टिंग। ठीक, अरे घी खाया करो 1 किलो दिन में, ठंडे हो जाओगे। अरे भाई 17 साल का बच्चा 1 किलो घी खा लेगा ना दिन में, तो उसकी कैसी तबीयत हो जाएगी। ऐसे सजेशंस भी लोग देते हैं, हाँ। 1 किलो घी एक दिन में। और फिर कोई बोलेगा अरे भाई ये प्रोटीन मत पिया करो, जहर होता है ये। इस पूरी जर्नी में अगर कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है जिसे कुछ नहीं पता कि जिम क्या होता है, मेरे लिए कौन सी फिटनेस का तरीका सही है, कैसे शुरुआत करें फिटनेस की जर्नी में? आई थिंक मुझे लगता है कि नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकें। और ये हम कैसे करते हैं? द जर्नी विदिन, जैसा कि नाम ही बताता है, हम आपको मदद करते हैं खुद को बहुत डीपली समझने की। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आपके लाइफ इवेंट्स, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, उसकी एक बहुत गहरी समझ पैदा कर पाए। क्योंकि जब आप अपने आज की बहुत गहरी समझ बना लेते हैं तो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस ड्रीम को पाना चाहते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता कैसे तय हो, उस पर काम और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप अपने लाइफ के प्रेजेंट एक्सपीरियंस को एनहांस कर पाते हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग यू टेक द जर्नी विद इन एंड मास्टर योर लाइफ। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ फिटनेस। जब फिटनेस की बात होती है तो सबसे पहले आता है फिजिकल फिटनेस हमारे दिमाग में। और ऐसा है भी क्योंकि हमारा शरीर, हमारी बॉडी ही हमारा इस यूनिवर्स में टूल है जिसके थ्रू हम बाकी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों, रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस हों, चीज़ों को एंजॉय करना हो, ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ये बॉडी है, राइट? सो आज इस एपिसोड में हम फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब एक होलिस्टिक फिटनेस की बात होती है तो मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, आप फेलियर्स को कैसे समझते हैं, आप अपनी लाइफ को चैलेंजेस से कैसे निकलने का आपकी क्या कैपेसिटी है, कैसे उस पर काम करते हैं। साथ ही साथ फिज़िकल फिटनेस में हमने जिस लेंस से बात की है वो है जिमिंग का। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं ये पिछले 25 सालों से नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन के बारे में बात की है, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी ऐसी अनहेल्दी और डेंजरस प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर रहे हैं क्योंकि हम वो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कौन से ऐसे सही तरीके हैं अपने आप को फिटनेस अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के, और फिटनेस की सही परिभाषा क्या है। आज बहुत सारे आपके सवाल फिटनेस से रिलेटेड इस पॉडकास्ट में आंसर होंगे। आज की इस कॉन्वर्जेशन से आपको खुद से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल्स पे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव और इंसाइट्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं यतिंदर सिंह, जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं, एक एथलीट हैं। पिछले 25 सालों से ये बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में तो अपना नाम कर ही रहे हैं। बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करते हुए, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को ब्रेक करते हुए अपनी एक लेगेसी बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपनी फ़िटनेस को सीरियसली लेने के लिए और अपने फ़िटनेस के थ्रू अपने खुद के ऊपर काम करने के लिए। सो लेट्स मीट
Yatinder Singh in this episode of the Journey Within podcast. नमस्ते यतिंदर जी, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी भी हो रही है और इस कॉन्वर्जेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस जो है वो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा एक लेंस है जिससे आप अपनी ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ फिजिकल बॉडी में नहीं कि मुझे इतनी कमर चाहिए, इतना चेस्ट चाहिए, इतना बाइसेप चाहिए, नॉट ओनली दैट ट्रांसफॉर्मेशन, बट आप ज़िंदगी कैसे जियोगे उसको आप बेहतर समझ सकते हो। एंड आप फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ इस दूसरी वाली फिटनेस की भी बहुत ही गहरी समझ रखते हो। सो दैट वाज माय मोटिवेशन टू हैव यू ऑन द शो एंड टॉक टू यू अबाउट द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक्चुअली पता नहीं मतलब कितनी नॉलेज रखता हूँ या कितनी नहीं रखता, और आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। बट मैं तो वही नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली का एक नॉर्मल लड़का जो मतलब आई थिंक एवरेज भी नहीं दिखता, और जब भी ऐसी किसी चेयर पे बैठता हूँ और एक माइक सामने होता है और सामने वाला सम्मान दे रहा होता है, तो कई बार तो खुद पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैं इस सम्मान के लायक हूँ? क्योंकि मैं तो बस एक मतलब क्योंकि 25 साल रिवाइंड करने पड़ेंगे, 26 साल रिवाइंड करने पड़ेंगे कि एक नॉर्मल सा लड़का क्या चाहता है? जिम जाएगा, थोड़ी बहुत अपनी शख्सियत निखारेगा, बॉडी बनाएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, सो दैट 2-4 लोग शायद अप्रिशिएट कर दें, थोड़ा लड़कियों को इम्प्रेस करेगा। वो हाँ, आपका मतलब जर्नी का पार्ट नहीं था? नहीं, क्यों नहीं था? होगा, मतलब किसको अच्छा नहीं लगता? देखो, चलो किसको भी नहीं लगते, मैं तो साफ बोलता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है। और हो सकता है ये 26 साल जो मैंने संघर्ष किया है वो अप्रिशिएशन पाने के लिए ही किया है, क्योंकि हो सकता है बचपन ऐसा रहा हो कि जब जितना अप्रिशिएशन मुझे चाहिए था उतना नहीं मिला हो, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हुआ हो, तुलना बहुत ज़्यादा हुई हो अराउंड में लोगों के साथ, तो वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से फाइट करने के लिए अपने को ग्रूम करने के लिए जस्ट किया था। बट वही है, थैंक यू सो मच। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू हैविंग मी ऑन द शो। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। इस सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आज इस एपिसोड को डिज़ाइन करते हुए बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी कि कैसे हम एक ऐसी कॉन्वर्जेसन कर पाएँ जो कोई भी इसे सुन रहा है, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको यहाँ से एक्चुअल एक्शनेबल इंसाइट्स मिले, वो अपनी लाइफ में क्या आज ही से बदलना शुरू कर सकता है ताकि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनल जर्नी 25-26 सालों से आप कर रहे हो, एंड आपने मिस्टर एशिया 2022 में जीता, बहुत सारे ग्लोबल स्टेजेस पे आपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं, इंडिया में भी फिटनेस का आप सीन देख रहे हो। तो इस पूरी जर्नी में अगर कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है जिसे कुछ नहीं पता कि जिम क्या होता है, मेरे लिए कौन सी फिटनेस का तरीका सही है, क्या मुझे जिम जाना चाहिए या मुझे दौड़ लगानी चाहिए या मुझे साइकिलिंग करनी चाहिए या स्विमिंग में जाना चाहिए, कैसे शुरुआत करें फिटनेस की जर्नी में? मुझे लगता है कि हर शख्स को और वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को अपनाने से पहले अपने से सवाल कर लेना चाहिए कि मुझे ये क्यों अपनानी है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे किसी को भी जिम जाना है और उसके मन में ये सवाल है कि मुझे क्या अचीव करना है उससे, तो उस सवाल से पहले उसका सवाल होना चाहिए कि सवाल ही नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जब आप ब्रश करते हो सुबह, तो आप सोचते हो, आपके मन में कोई सवाल उठता है? नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है दांत तो साफ करने हैं। अब हमें बचपन से ये भी सिखाया गया कि भाई ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, लंच होना चाहिए, डिनर होना चाहिए, तो 3 मील तो हमें खानी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाई है कि भाई ये 3 बार तो खाना ही होता है। फिर जब हम स्कूल जा रहे थे तो माँ ने ये समझाया कि बेटा साफ सुथरे जाओ, नहाओ। तो कई बार नहाने का नहीं भी मन होता था तो माँ नहलाती थी, तो यानी साफ सुथरे रहो। तो जब भी जिम जाना है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को आपको ऑप्ट करना है, तो सवाल क्यों है? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप अपने दांतों का ख्याल रखते हो, स्किन का ख्याल रखते हो, और उसी तरीके से आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए थ्रू द एक्सरसाइज। मैं जिम जाने की बात नहीं कर रहा, और थ्रू द एक्सरसाइज जब मैं कह रहा हूँ, वो वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, जिमिंग हो सकती है, या आप फुटबॉल खेलते हो,
आप कबड्डी खेलते हो, कुश्ती करते हो, कुछ भी करते हो, बट मुझे लगता है हर व्यक्ति विशेष को अपनी पर्सनालिटी को सुधारने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना मैंडेटरी कर देना चाहिए। यानी अगर मेरा बेटा है तो मुझे उसको मैंडेट कर देना चाहिए, बेटा देख सुबह स्कूल जाने से पहले नहाना है, ब्रश करना है, ठीक है, साफ कपड़े पहनने हैं। बट इसी तरीके से दिन में 1 घंटा कुछ भी तुझे खेलना है, वो उसको आज समझ में नहीं आएगा, उसको खेलने से उसको मिलेगा क्या, बट जब वो बड़ा होगा तो उसको लगेगा कि जितना भी मेरा कॉन्फिडेंस आया है इस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें अपनी जीवन शैली में हर व्यक्ति विशेष को मैंडेट कर देना चाहिए कि भाई जैसे बाकी सब जरूरी है तो ये भी जरूरी है, इससे मिलेगा क्या, वो सवाल उसको ऑटोमेटिकली उसका आंसर उसको मिल जाएगा। जैसे मैं तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो छोटी हाइट, रंग सांवला, शरीर दुबला। अब सोचो उसके तो माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं पहले दिन जिम गया था सिर्फ कि मुझे जब कपड़े पहनूं अच्छा लगे, बट जैसे जैसे मैंने इस जर्नी को जिया मुझे इतना अच्छा लगा, बिलीव मी, मुझे जिंदगी में उससे अच्छा कुछ किसी और में उतनी संतुष्टि नहीं हुई। और आज भी अभी मैं लास्ट वीक आई एम डूइंग दैट डेडलिफ्ट और मैं करने के बाद घबरा गया और मैं एक कोने में जाके बैठ गया और मैंने अपने आप से सवाल किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट फिर मैंने खुद से ही पूछा ऐसा क्या नहीं हो सकता। ये काम मुझे आज भी इतना पसंद है कि हर सिंगल रेपिटेशन में मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। देन फिर मैंने ऊपर देखा, मैंने बोला कि मुझे तुरंत प्रभाव से भगवान को शुक्रिया करना चाहिए कि उसने मुझे एक ऐसा काम दे दिया जिसको मुझे करने के लिए कोई नहीं कहता, और जब मैं करता हूं तो मेरी अंतरात्मा मुझे थैंक यू बोलती है। वाओ यार। सो द फर्स्ट डे से अभी तक मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे इट्स बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज और ग्रूमिंग तो हो ही गई है। तो अब मेरे पतला था पहले, मैंने कहा ऐसे नहीं बढ़ सकता तो ऐसे बढ़ जाता हूं ठीक है ना। अब गोरा तो हो नहीं सकता, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने हॉस्टल में बाथरूम में छुप छुप के फेयर एंड लवली की मसाजेस करी है कि मैं किसी तरह गोरा हो जाऊं, क्योंकि मुझे बस यही समझाया गया कि वाइट स्किन, गोरा होना ही सुंदरता होती है। बट अब मैं अभी वीडियो शूट के लिए गया हुआ था एक, और पहले भी, इससे भी पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यतिंदर जो फोटोज खींचते हैं कि तुम्हारा फेस बहुत फोटोजेनिक है। अरे मैंने कहा यतिंदर का तो 25 साल पहले भी फोटोजेनिक था, बट उसको ये प्रूव क्यों करवाना था तुम लोगों को कि, तो यानी जैसा वो था तो उसको एक्सेप्ट कर लेते। बट मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आंसर मिल गया थैंक्स टू एक्सरसाइज। बट जब मैं इनिशियल डेज में ट्रेन करता था, जब भी मैं किसी को ट्रांसफॉर्म कर देता था, उसकी खुशी जब मैं देखता था, मुझे लगता था इसको इससे ज्यादा खुशी और किसी में मिलेगी नहीं। वो मुझे बोलता था कि भैया मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया बट इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई। तो यानी जो आपका सवाल था, मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा खुशी आपको जीवन में और किसी चीज से नहीं मिल सकती, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जब आप खुद पे काम करते हो। बट इट्स नॉट लिमिटेड टू जिम ओनली। आप योग करो, मतलब जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, बट ऐसा कुछ समय जो खुद के साथ व्यतीत करते हुए आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, द बेस्ट थिंग। यतिंदर, जैसा आपने कहा कि हमें फिजिकल फिटनेस को बहुत सारे सवालों के साथ लोड नहीं करना चाहिए, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ भी लोड नहीं करना चाहिए कि क्या रिजल्ट मिलेगा पहले मुझे बताओ, या ये रिजल्ट कब तक आएगा, क्यों नहीं आएगा, किस दूसरे तरीके से आएगा। ये यूजुअली आमूमन तौर पर हम इन्हीं सवालों में फंस के रह जाते हैं और उस जर्नी को फील नहीं कर पाते हैं। मतलब व्हाट फिटनेस लुक्स लाइक तो हमें शायद पता है, और अब तो बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि हर रोज़ सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट बॉडी का टेम्पलेट, एक परफेक्ट फिजिकल बॉडी कैसी दिखती है, परफेक्ट एक्सरसाइज का रूटीन क्या होता है, ये सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो बहुत नेचुरल है दैट हम खुद को कंपेयर करते हैं अपने आप से भी और बाकी लोगों से भी। लेकिन फिटनेस फील कैसी हो रही है, क्या मैं उस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं उस जर्नी को जी भी रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जिम्स में फिटनेस कर रहे हैं या कहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका हर मोमेंट जो मेंटल कैलकुलेशन वो यही होता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, आज मुझे क्यों मिस नहीं करना है, मुझे क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा कुड बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर सम पीपल, लेकिन एक लेवल के बाद इट बिकम्स ऑब्सेशन।
तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने तो ऑब्सेसिव लेवल तक जाकर ट्रेनिंग भी की है, हाँ, मैंने बहुत जहाँ पे मतलब आपने इंजरीज भी फेस की हैं हाँ, अपनी मतलब ट्रेनिंग में, और आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो जो इस तरह के ऑब्सेसिव माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं. आई जेन्युइनली फील दैट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ऑब्सेशन एंड डिसिप्लिन. ऑब्सेशन लगता तो डिसिप्लिन जैसा है, और उसे कहा भी जा सकता है कि अरे सर तो रोज इस टाइम पे आते हैं, इतना करते हैं और ऐसा है वैसा है ना. लेकिन कब वो डिसिप्लिन और ऑब्सेशन के बीच की लाइन क्रॉस हो जाती है और इट स्टार्ट्स हार्मिंग यू इन सर्टेन वेज, आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट करने लग जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए. तो सबसे पहले तो वैसे तो मैंने फिटनेस पढ़ी है, ठीक है ना, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी, मैंने ACSM किया हुआ है, एस किया हुआ है. बट मैं जितनी भी इस पॉडकास्ट के थ्रू बात करनी चाहूँगा तो ये किताबों की बात नहीं करते हैं, मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस. इट्स ऑलमोस्ट द सेम विद द बुक्स, ठीक है ना. और मैं ये बात आई थिंक काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ. किताबें मुझे कभी समझ में आई नहीं, ना मैं शायद किताबों को समझ में आया. बट इट डजंट मीन्स कि किताबें ख़राब होती हैं. बट मुझे जितना लोहा समझ में आया, आयरन, तो उतना ही मुझे लगा कि मैंने, कोई बात नहीं बुक्स पढ़ना मिस कर दिया, बट मैंने आयरन को जिम में बहुत अच्छे से पढ़ लिया और उससे बहुत मदद ले ली अपनी शख्सियत को निखारने के लिए. तो मैं उस बिना पे बेसिकली ये सारी बातें करना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल हुआ एक्चुअली. देखो, ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का खराब होता है. अगर लेट्स से मैं अभी एक कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहा हूँ, बट जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके प्रेप करता हूँ तो मेरा ऑब्सेस्ड होना बनता है, क्योंकि मेरी वो रोजी रोटी है, ठीक है. बट जो 17 साल का बच्चा है जो जिम जा रहा है, उसको ऑब्सेशन किसी भी व्यक्ति विशेष को देखने का, बाइसेप्स कितने इंच का है, वो नहीं होना चाहिए. उसको एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि मैं दूसरों से अलग हूँ. सबसे पहले तो हम सभी को यह समझना जरूरी है कि हम इंडिविजुअली एक दूसरे से बहुत अलग है. तो कोई भी एक वर्कआउट शेड्यूल या कोई भी एक डाइट, ठीक है ना, सब पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती. बहुत टेलरिंग करनी पड़ती है. तो यानी सबसे ज़्यादा समझने, क्योंकि मैं बताऊं, जब आप अराउंड 30 के आसपास आते हो, 25 के बाद आपको नॉलेज आ जाती है. तो इसीलिए मैं वो 17 साल के बच्चे का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे पता है ये यंगर जनरेशन जिम में जाके क्या कर रही है. तो ये जिम में जाके अपने फ्रेंड सर्कल में जिस तरह का वर्कआउट पैटर्न वो फॉलो कर रहे होते हैं, बिना ये जाने कि उनको 2-3 साल हो चुके हैं और मुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो मेरा कंपटीशन साइलेंटली उससे शुरू हो जाता है. और जब उससे शुरू हो जाता है तो मैं डेडलिफ्ट में अगर वो 120 मार रहा है तो मुझे 150 मारने का ऑब्सेशन है. बट वो 150 मारने का ऑब्सेशन में मैं कुछ गलत रास्ते चूज करता हूं. अब जैसे आप अमूमन देखोगे जिम में हम वो अमोनिया जो सूंघते हैं, जिससे शॉक मिलता है और फिर हम एक्सरसाइज कुछ भी रिग्रेसली कर लेते हैं. बट मुझे लगता है मैंने तो कभी अमोनिया नहीं सूंघा. इट डजंट मेक एनी सेंस. तो सबसे ज़्यादा समझाने वाला, ऑब्सेशन का जो कीड़ा निकालने वाला है, वो यंगर जनरेशन के बीच से है. तो उसको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो शरीर है वो बहुत खूबसूरत है. बट द प्रॉब्लम इज कि जिमों में मसल के बारे में बहुत बात होती है. क्वाड्राइसेप, लैट्स, बैक, चेस्ट, ट्रेपीजियस, शोल्डर, काफ. बट कभी किसी ने दिल की बात नहीं की, हार्ट. अब जैसे मैं जब ये पढ़ रहा था, एस कर रहा था मैं, तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मैम पढ़ाई जा रही है हार्ट का फंक्शनिंग, ये वो, ठीक है. मैंने कहा, फिर मैंने मैम से 5वें दिन सवाल कर लिया कि मैम मेरे को ये हार्ट में नहीं पढ़ना, क्या मेरे को बाइसेप्स कैसे बनेंगे ये बताओ. तो वो हंसने लगी. तो कह रही है, यतिंदर, हार्ट इज द मेन मसल, ठीक है. पूरी एंटायर लाइफ में ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, और जिस दिन रुक गया तो सब रुक जाएगा. तो यानी आपका प्राइमरीली फोकस होना चाहिए मेरे हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है. जब इसकी फंक्शनिंग ठीक होगी तो बाइसेप्स की, क्वाड्स की फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. सो यू नीड टू चूज. पैशनेट होना बहुत अच्छी बात है, आपको पैशन है किसी भी चीज का, थोड़ी सी फिजिक बनाने का पैशन है. बट पैशन ऑब्सेशन जब बन जाता है तो 99% या तो इंजरी होती है या दूसरे लोग आपका मिसयूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ऑब्सेस्ड हो चुका है. तो वो आपको कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करेंगे जिससे कि 99% आपका मरना निश्चित है. जैसे कि
जैसे कि कोई भी इलीगल सब्सटेंस का यूज़ कर लेना जल्दी मसल बनाने के चक्कर में, स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेना। और बहुत सारे जिमों में कॉमन है कि जब आप कुछ भी ऐसा ड्रग इंड्यूस करते हो जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूँगा ड्रग का, बट उससे आप बिलीव करोगे गांव कस्बों में, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, आप अगर जैसे एक काम करते हैं, हम एक कस्बे का दौरा करते हैं, ठीक है, वहाँ के जिम्स में जाते हैं, आपको 10% ऑफ द यंगस्टर मरते दिखेंगे इस ड्रग के ऑब्सेस्ड यूज की वजह से। और वो सब्सटेंस क्या करता है कि वो सब्सटेंस अगर मैं इंड्यूस कर लेता हूं, मुझे इतनी इंस्टेंट एनर्जी दे देता है कि आई कैन लिफ्ट क्विकली इमीडिएटली एनीथिंग। मेरा लेवल वहां चला जाता है। बट वो वही करता है जिसको ऑब्सेशन हो जाता है कि भाई मुझे मरने से डर नहीं लगता। बट एक बात बताऊं, जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। तो जिंदगी सिर्फ मसल बनाने से नहीं चलती, दिमाग बनाओ और हृदय बनाओ। तो बट ये 25 साल के बच्चे को, 25 साल के एज वाले ग्रुप को समझने की जरूरत नहीं है, उसमें काफी समझ आ जाती है। एंटरिंग 16 to 20 ये एक ऐसी वो एज है जब ये ट्रेनर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी की बेटी जिम में एंटर कर रही है, उसका 17 साल उम्र है और उसको सुंदर दिखने का ऑब्सेशन है या उसको मसल बनाने का ऑब्सेशन है, तो मैं उस ऑब्सेशन को संभाल लूं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड ट्रेनर। जैसे मैं होता, मुझे पता है ये 17 साल की है शोभा और इसका ऑब्सेशन है, इसको बस सुंदर दिखना है, तो मैं उसको समझाऊं सुंदर दिखना जरूरी नहीं होता, खुश रहना जरूरी होता है। और तुम जैसे हो वैसे सुंदर हो। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं अगर आपके ऑब्सेशन को भांप के और आपको गलत चीजें सजेस्ट करूंगा, ये बिना सोचे कि आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो, बट उसमें फिर उस कंडीशन में शोभा को भी उतना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जब भी कुछ ऑब्सेशन उस पर भारी होने लगे, इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज। अगर मेरे को ऑब्सेशन है, मेरे को तो आईएएस ही बनना है, एंड आई नो, मैंने भाई कितनी टेस्ट दे दिए, मेरा नहीं हो रहा क्लियर, लीव दैट ऑब्सेशन, डू समथिंग एल्स। राइट, इनफैक्ट मैं एक आईएएस से भी बात करी थी, एक ऑफिसर से, इन दिस पॉडकास्ट ओनली, एंड ही आल्सो सेड 3-4 अटेम्प्ट्स में अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कुछ और करो। अगर आपको फिर भी ऑब्सेशन है साथ में पढ़ाई करनी है, कर लो, लेकिन कुछ और करो, अपना पैरेलल करियर बनाओ। लाइफ आईएएस के बियॉन्ड भी है और बहुत अच्छी लाइफ है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो खूबसूरती तब खो देते हैं जब हमारा पैशन ऑब्सेशन बन जाता है। पैशन होना बहुत, जैसे आई एम वेरी पैशनेट, मतलब मैं 60 नहीं करता कोई भी काम, मैं 100 करता हूँ, बट मैं सबको वो करने की सलाह नहीं देता। आई एम ए ऑब्सेस्ड पर्सन, बट अगर मेरी लर्निंग ये है और मैं इस माइक के सामने लोगों को ये बोल रहा हूँ आई एम ऑब्सेस्ड, बट आप मत बनना, क्योंकि ऑब्सेशन बनने में जो तुम खो दोगे, जो मैं खो चुका हूँ, उससे तुम कभी बेसिकली बाहर नहीं निकल पाओगे। आई एम 42, मुझे लगता है कि यार अब तो मैं, अगर 60 मेरे को जीना है, 65 जीना है, 70 भी जीना है, तो अब मेरे को वो ऑब्सेशन को हल्का नहीं करना, अब तो रखना है। बट यंगर जनरेशन को तो मैं यही मैसेज दूंगा ना, लेट्स से मुझे दोबारा से यंग कर दो। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जिस तरह से आपने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की 25-26 ईयर्स पहले, और जहां आप आज हो, एक तो इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हो गई है, फिटनेस को देखने का तरीका भी बहुत चेंज हो गया, समझने और करने वाले भी बदल गए हैं, समझाने वाले भी बदल गए हैं। आपने अपनी पर्सनल जर्नी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपनी समझ को लेकर फिटनेस को? और अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंस है जिसने आपको ये बताया कि अब मुझे एक वेट लिफ्ट करने से ज़्यादा मेरी फिटनेस जर्नी हेल्प करी है लाइफ में किसी और सिचुएशन में खुद को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत डीपली लगता है कि लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हैं वो आपको आपकी फिटनेस जर्नी देके जाती है। चाहे आप योग करें, चाहे जिमिंग करें, चाहे आप कुछ और स्पोर्ट्स करें, जब आप उसमें बहुत डीपली एंगेज करते हो तो वो आपको लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखा के जाती है, जैसे कि फेलियर से कैसे डील करना है, कब खुद पे रोक लगानी है, कब खुद को पुश करना है, कब नहीं करना है, इस तरह के लाइफ लेसन्स देके जाती है। तो आप कुछ अपनी जर्नी में से ऐसा बताइए दैट हाउ दीज लेसन्स शेप्ड यू एज अ पर्सन। देखो, वैसे तो अगर मैं इन 25 सालों को रिवाइंड करूं और आप मुझे बोलो कि एक काम करते 25 साल को रिवाइंड नहीं करते, तेरे को एक रीबर्थ दे देते हैं, तो तू क्या करना चाहेगा? तो मैं यही करना चाहूँगा। तो दैट मीन्स आई एम इन द बेस्ट फील्ड, यानी मैं इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था।
बट अगर आप मुझे बोलोगी यू हैव अ चॉइस, डू यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स, मैं बोलूँगा नहीं, मेरे को ये काम बहुत पसंद है। उसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों है, बट इसने मुझे हेल्प किया हर हर्डल से बाहर आने में, हर चीज़ से ओवरकम, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। बट एक चीज़ मिस जो हो गई उस ऑब्सेशन के चक्कर में कि शारीरिक विकास इतना ज़्यादा करने में लग गए कि मानसिक विकास भी करना है ये भूल गए। सो यानी एक पॉइंट पे आके ये समझ में आया यतिंदर यू आर वेरी, मतलब तेरे अंदर बहुत जान है। और वो भी कैसे, बहुत यंग था, जिम जा रहा था बुलेट पे, तो यहाँ पे बराबर में ऑटो था, ठीक है ना। अब जिम जाने की जल्दी है बट शरीर में कितनी जान है ये समझ में नहीं है, खुद को ही नहीं पता। तो आई पुश दैट ऑटो कि भैया इसको आगे बढ़ा लो ना, एंड वो ऑटो पलट गया और उसमें 3 लोग बैठे थे। एंड आई वाज सो सरप्राइज, सो शॉक्ड कि मेरा थोड़ा सा पुश करने से ऑटो पलट गया। सो दैट मीन्स मेरे अंदर बहुत जान है, ठीक है ना। ठीक, बट मुझे जब मैं 25 हुआ तब भी समझ में नहीं आया, जब मैं 30 हुआ तब भी समझ में नहीं आया, 32 हुआ, 33 हुआ, 34 में मेरे को समझ में आया, अरे जान ये तो ठीक है मसल वाली, इसको कौन बनाएगा, इसकी भी तो जान चाहिए। बिकॉज देयर आर फ्यू इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हो रहे थे जिनसे मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था, बड़ा जल्दी हार मान लेता था। तो काफ़ी महीने बहुत, मतलब मेजर डिप्रेशन में रहा हूँ। अगर आप शेयर करना चाहते हो उसके बारे में। उसका बारे में ना आई थिंक जब मेरी स्पाइन की इंजरी हुई, बट मैं उससे भी उभर गया थोड़ा, बट उभरने की कोशिश कर रहा था। तो वन फाइन डे मैं जब गुड़गांव शिफ्ट हुआ था और नया जिम बना लिया था एक छोटा सा किसी के साथ पार्टनरशिप में, आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर और मैं ऐसे बैठा 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 गिर गया। और जब गिर गया तो खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही, एंड मुझे पता है आई नीड हेल्प, मुझे किसी की मदद चाहिए। एंड देन वन गाय केम, उसने मुझे देखा कि ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है बट इसकी उठने की हिम्मत नहीं है। ही कॉल्ड माई ब्रदर, ठीक है, मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ रहता था, वो मुझे आया लेने और उसने मुझसे सवाल किया कि क्या हुआ। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। उसने कहा क्या फील कर रहे हो। मैंने कहा मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत घबराहट हो रही है और मेरी इस जेब में भी कुछ पैसे हैं 5-6 हज़ार, इस जेब में भी 5-6 हज़ार होंगे, वो जिम की फ़ीस के, जैसे आपने 1500 दे दिए, वो भैया ने 1500 दे दिए। मैंने कहा ये कोई छीन लेगा, तो तू एक काम कर, तू यहाँ से चल अभी। तो उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम वैली व्यू रहते थे जब यंग से थे, और शादी नहीं हुई थी। और जब वो जा रहा है तो आई शाउट लाइक एनीथिंग, मैंने शीशों में हाथ मारे तो वो थोड़ा घबरा गया। तो उसने गाड़ी पारस हॉस्पिटल में ले ली, एंड देन डॉक्टर, फिर वहाँ पे डॉक्टर था, मैंने डॉक्टर को पहले बोला एक तो फ़ैन बंद कर दो, और मैं फिर वहाँ पे एक कोने में बैठ गया, ठीक है। फिर डॉक्टर ने मुझसे वहीं बात करी, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ है, बट समथिंग हैपेंड, बट दैट स्टोरी जब। और फिर जब मुझे घर में रखा गया तो घर में मेरे, जैसे अभी बैठा हूँ तो इतनी जल्दी हाथ पैर चलने लग जाता, मैं चीज़ें तोड़ने लग जाता था, मेरे पर कंट्रोल नहीं था। बट देन धीरे धीरे जब मुझे काउंसलिंग के लिए लेके गया तब मुझे समझ में आया कि वो डॉक्टर ने जब मुझसे बातें करी और ये जानने की कोशिश की कि मैंने एक स्पैम पूरा बहुत का लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं की थी और मुझे उसका सबसे ज़्यादा शौक था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बैठ चुका था कि ये परमानेंट तो नहीं छूट जाएगी मेरी एक्सरसाइज उस इंजरी की वजह से। बट उसने मुझे सबसे पहले मेरे जो अराउंड में लोगों को यही समझाया, इसको मतलब ये बहुत अभी डिप्रेशनिंग स्टेट में है तो इसको एज सुन एज पॉसिबल एक्सरसाइज कराना शुरू करो कैसे भी। तो मैं आई टुक अ ब्रेक फॉर 2 months, मैं घर में ही रहा, कहीं नहीं गया। उसके बाद आई स्टार्ट एक्सरसाइज एंड देन मैंने धीरे धीरे रिकवर कर लिया। बट मैं अभी हर उस शख्स से जो मुझे सुनना चाहता है, हर उस शख्स से जो मुझे सुनना नहीं भी चाहता, आई रिक्वेस्ट देम। मतलब मेरी इंग्लिश इधर उधर जा सकती है पर मेरी भावना इधर उधर नहीं जाएगी। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिजिकल हेल्थ इज़ फाइन, बन जाएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी। मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, मुझे तो माइक मिल गया है
और तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बट मैं बहुत मेजर लोगों के बीच में बैठ के आया हूँ जिनके पास माइक नहीं है। उन्होंने मुझे बोला, यतिंदर जस्ट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो है मेंटल हेल्थ। और जब मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ उसमें मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मोदी जी ने इवेंट किया था, ठीक है, जिसमें सारे क्रिएटर्स को आए थे, अवार्ड मिला था। तो मतलब सबसे पहले तो मैं उनकी स्पीच से बहुत प्रभावित था। देन उन्होंने बोला कि जितने भी फिटनेस क्रिएटर यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेंटल हेल्थ के अराउंड कंटेंट बनाओ, लोगों को समझाओ व्हाट मेंटल हेल्थ इज़, व्हाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तब मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, मोदी जी आई थिंक हो सकता है उससे 10 साल आगे का सोच रहे हैं, बट मैं तो वो बहुत पहले फील कर चुका था। तो अभी भी कभी भी मेरे को फिजिकल हेल्थ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट द डे आज भी अगर आप मुझे पूछो या तो ना दिल की बात बता, तेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगा आई एम नॉट मतलब मेरे को मेंटली कभी कभी हार जाता हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज ना। आप लाइफ मुझे के बोलो, सिचुएशंस और आप मुझे दूसरी चीजों बोलो से। कि अभी 250 किलो डेड स्क्वाट मारनी है, मैं मार दूंगा। बट जब मेरा कोई अपना मुझे छोड़ने की बात करता है, या जब मुझे ये फियर आता है कि ये व्यक्ति विशेष मेरे साथ कितने दिन तक रहेगा, या जब मुझे किसी से प्रेम हो जाता है, तो मुझे वो जो फियर होते हैं, मेरे मस्तिष्क में उतनी ताकत नहीं होती उस फियर से फाइट करने के लिए। तो यानी हर यूथ के पर्सन को, हर जनरेशन कोई भी हो, आपको किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन, क्योंकि हम हार्ट पंप करते हैं, क्यों करते हैं? हार्ट पंप हुआ, वर्किंग मसल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ये तरोताज़ा हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम ब्रीदिंग करते हैं, शांत बैठते हैं, दिमाग को शांत करते हैं, तो ऑक्सीजन तो इसको भी चाहिए ना, ये भी तो मसल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी ये लोग एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, उनको 20-25 मिनट के लिए मेडिटेशन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये प्रैक्टिस करी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगा मतलब मैंने उतना रिलैक्स कभी फील नहीं किया जितना मैंने 1 महीने मेडिटेशन करके किया। एंड बट सेम टाइम क्योंकि सर से भी जितना भी हमने पढ़ा, उन्होंने भी यही बोला कि यतिंदर इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ओनली, फिजिकल, मेंटल, बट उन्होंने एक तीसरी और जोड़ी कि इमोशनल हेल्थ। ठीक है ना, उनके साथ कुछ एक बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं अपने साथ होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, बट मैं सोचता हूँ कि हाउ दिस पर्सन इज स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग लाइक वेरी कॉन्फिडेंटली, क्यों? तो फिर उन्होंने बताया कि इमोशनल हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ, मतलब ऐसा एक एंगल है जिसको बहुत लोग छेड़ते नहीं हैं। बट आई थिंक अब यंगस्टर्स में हमें इमोशनल हेल्थ को भी छेड़ना पड़ेगा। अब जैसे मेरा बेटा है, कभी तो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी और 100% वो छोड़ेगी उसको, हाँ, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, बट द फेलियर को प्रॉब्लम कैसे इज उसके समझना लिए है। वो ऐसा हो जाएगा जैसे आज मेरी लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि उससे उसका इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। बट हमें कभी स्कूल में, हमें कभी किसी टीचर के द्वारा, या हमें आई डोंट थिंक सो पेरेंट्स के द्वारा ये नहीं बताया जाता कि भाई जो तेरी पहली गर्लफ्रेंड बनेगी वो तेरे को छोड़ेगी और तेरे को ऐसा ऐसा आभास होगा। उस आभास की कल्पना आज से ही कर और उस इमोशनल हेल्थ को ताकतवर बना। यानी वो तभी ताकतवर बन सकती है जब आप ये सोच लो कि आप अकेले आए थे, अकेले जाना है, ये सफ़र है, जितने भी लोगों के साथ तुम जी रहे हो। जब हम इनसे इतना दिल लगा लेते हैं कि हर उनके एक्शन पे हमारे इमोशन तय हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है शोभा। हमें डेटा से पता चला है कि 92% लोग जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एंगेजमेंट से यूट्यूब को पता चलता है, एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि हमारा कंटेंट बाकी और लोगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। यतिंदर, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, मैं 90s की बात करूं, अर्ली 2000s की बात करूं, मैं आपसे जब थोड़ा पुराना मॉडल।
जब सोशल मीडिया नहीं था बेसिकली, तो आपका अगर कंपैरिजन होता भी था, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका कंपैरिजन करता था, तो नेक्स्ट डोर नेबर, शर्मा जी का बेटा, रिश्तेदार का बेटा। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया ही वो शर्मा जी का बेटा बन गई है आपके लिए। आप यहाँ बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, या किसी एक छोटे शहर में बैठे हो, या किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप कंपेयर कर रहे हो किसी कंट्री में कोई एक्सीलेंट इंसान क्या कर रहा है उससे अपनी लाइफ को। सो बड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं, और ऐसे ही कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर, अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। बिल्कुल। सो कौन से ऐसे 3 सबसे डेंजरस ट्रेंड्स आप देख रहे हो जो आज की डेट में फिजिकल फिटनेस में आ गए हैं? 3 ऐसे कोई भी ट्रेंड, डेंजरस ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया की वजह से या किसी भी वजह से आज यूथ में है। सबसे पहला तो मुझे लगता है कि ईगो लिफ्टिंग, ठीक है। और ईगो लिफ्टिंग सराउंड से आती है। लेट्स से मैं एक जिम जाता हूँ और मेरे अराउंड में कुछ लोग, डेडलिफ्ट का एग्जांपल मैं दूंगा, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको देख के इतना प्रभावित हो जाता हूँ ये सोचे बिना कि मेरे को अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो मैं कोशिश ना करूँ, क्योंकि मेरे मसल की स्ट्रेंथ जो है वो एक्स है, बट वो एक्स वाई जेड पे पहुंच चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा इतना यंग ब्लड है कि मेरे को ना बर्दाश्त नहीं है। तो मैं जब वो जाता हूँ और करता हूँ तो 99% इंजरी होती है। तो यानी द फर्स्ट ट्रेंड जो किसी को भी अपनाना नहीं चाहिए वो होती है ईगो लिफ्टिंग। दूसरा एक ट्रेंड है डाइटिंग, ठीक है ना। मुझे लगता है कि डाइटिंग जैसा कोई शब्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट बनाते हैं चीज़ों को। मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डाइटिंग इन द सेंस जो खान पीन है उसको बहुत ज़्यादा संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को 1800 कैलोरी डाइट चाहिए, ठीक है, तो उसको 1800 कैलोरी डाइट शेड्यूल तो बनाना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एवोकाडो खाए या वो कुछ ऐसी इंग्लिश आइटम खाए। वो सेब खा के भी काम चला सकता है, खीरे खा के भी काम चला सकता है। तो यानी जब भी हम किसी को बोलते हैं आपको तो डाइटिंग करनी पड़ेगी, तो हमें उसको बोलना चाहिए आपको डाइटिंग नहीं करनी, आपको एक सस्टेनेबल डाइट फॉलो करनी है जिसमें आपको मीठा नहीं खाना, पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर, प्रोटीन और कार्ब और फैट्स। एक जो सोशल मीडिया में जितने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो किसी एक चीज़ पे मोहर मार देते हैं कि इसको नहीं खाना ये जहर होती है और इसी को खाना है ये अमृत होता है। तो हर एक के लिए घी खाना अमृत नहीं हो सकता और हर एक के लिए वे प्रोटीन पीना जहर नहीं हो सकता। तो इतनी, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, घी भी खा सकते हैं, वे प्रोटीन भी पी सकते हैं, स्मूथ कन्वर्सेशन है। बट अगर मैं इस माइक में ये बोल के चला जाऊं कि भाई घी खाया करो ठाडे हो जाओगे, ठीक है ना, बट भाई घी खाया करो ठाडे हो जाओगे तो ठीक है, हरियाणा में होगा और अदर स्टेट्स में भी होगा, बट ना हो सकता है कि मेरे जैसों को घी पचे ही ना भाई, मैं उतनी मेहनत ही नहीं करता। तो कोई भी बोल्ड स्टेटमेंट जो किसी के बच्चे के दिमाग के साथ खेल करे, यानी आप सोच रहे हो अरे घी खाया करो 1 किलो दिन में ठाडे हो जाओगे, अरे भाई 17 साल का बच्चा 1 किलो घी खा लेगा ना दिन में तो उसकी कैसी तबीयत हो जाएगी। ऐसी सजेशंस भी लोग देते हैं, हाँ, 1 किलो घी एक दिन में। और फिर कोई बोलेगा अरे भाई ये वे प्रोटीन मत पिया करो, जहर होता है ये। अरे वे प्रोटीन दूध से बनता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है, और बट हाँ किसी को नुकसान भी कर सकता है। वाई यू वॉन्ट टू गिव अ हार्श स्टेटमेंट टू द यंगर जनरेशन थ्रू द मोबाइल, जिससे आपसे मिल भी नहीं पाएगा कोई। यतेंद्र, लेकिन इतने सारे इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे तो 3 में हो है। गए। हाँ, पर क्या करें फिर हमें, मेरा अगला सवाल जो था, यतेंद्र इतने सारे इंफॉर्मेशन, एक चीज के बारे में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो एज अ कंज्यूमर मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे आज तक इस सवाल का बहुत सीधा सही आंसर कन्विंसिंग नहीं मिल पाया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वे प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग है, जो बनने का तरीका है, वो एक ही है कि वो दूध से ही बन सकता है, ठीक है ना। जब हम दूध को फाड़ देते हैं, पनीर को अलग कर देते हैं, जो पानी बचता है दैट इज द वे प्रोटीन, ठीक है ना। बट उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है, बट अगर फिर भी आपको है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। बट फिर भी हिंदुस्तान में 60% डॉक्टर भी मना करते हैं वे प्रोटीन पीने की वजह से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर दुनिया वे प्रोटीन पीने लगेगी तो ये तंदुरुस्त होने लगेंगी, और तंदुरुस्त होने लगेंगी तो ये हमारे पास आना कम कर देंगे। तो इसीलिए बहुत सारे बट
मैं ऐसे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स को जानता हूं जो बोलते हैं, खुद भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं, अपनी वाइफ को भी पिलाते हैं, और लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि वे प्रोटीन पी लो। उसका रीज़न है कि उनको भी पता है जिस लेडी का इतना बिजी लाइफस्टाइल है कि उसकी नेचुरल डाइट से उसका बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो कि है 0.8 टू 1.2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। हाँ, यानी अगर आप वैसे आप अगर 50 किलो के हो, 50 ग्राम प्रोटीन तो आपको दिन में खाना ही है। बट आपने देखा आज मेरा बिजी शेड्यूल था, 50 ग्राम प्रोटीन नहीं खा पाया, ठीक है ना। इट्स नॉट फॉर बिल्डिंग मसल, इट्स टू मेंटेन मसल को मेंटेन करने के लिए। तो आपने क्या किया, एक स्कूप वे प्रोटीन पी लिया जिसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो यानी इजी टू कंज्यूम, इजी टू कैरी, इजी टू डाइजेस्ट, बट इन दैट केस कोई अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। बट अगर आप नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हो जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में अगर आप वे प्रोटीन नहीं भी पियोगे तो चलेगा। यानी मेरी कोई भी स्टेटमेंट उतनी हार्श नहीं होगी जो किसी भी तरीके से समाज में एक ऐसा प्रभाव ले आए कि ये तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक के बिना काम चल जाता है। यतेंद्र, हम हार्ट हेल्थ की ना शुरू से बात कर रहे हैं कि हार्ट आपका एक मसल है, राइट? ब्लड को पंप मेन कर रहा मसल है, मेन मसल है। आप पैदा हुए थे, आप धड़कनों के साथ ही पैदा हुए थे, श्वासों के साथ पैदा हुए थे। ये दो चीज़ें हैं जो नॉन स्टॉप चलती रहती हैं ना। हार्ट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मसल ऑफ योर बॉडी। नाउ जब हम बड़े हो रहे थे तो कार्डियो पे बहुत ज़्यादा जोर था। मतलब एक्सरसाइज का मतलब था कार्डियो। आप जाके दौड़ लगा के आ जाओ, आप कोई स्पोर्ट खेल के आ जाओ, आप साइकिल चला के आ जाओ, यही एक्सरसाइज होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में कार्डियो की रेपुटेशन बड़ी ख़राब हो गई है कि कार्डियो नहीं करना चाहिए। कार्डियो सिर्फ 5-7-10 मिनट बॉडी वार्म अप के लिए ठीक है। सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही फोकस करना चाहिए क्योंकि मसल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको एंड्योरेंस बिल्ड होगी और बाकी सारी चीज़ें होंगी आपकी बॉडी में। तो ये कार्डियो का रेपुटेशन इतना ख़राब क्यों हो गया? और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट हेल्थ जिसकी हम बात करें, उसके लिए तो कार्डियो ज़रूरी है। कितना कार्डियो करना चाहिए? मुझे लगता है कि 30 मिनट्स 5 सेशन इन अ वीक कार्डियो करना चाहिए। बट अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कार्डियो एक्टिविटी को चूज करते हो। आप वॉकिंग को चूज करते हो, स्विमिंग इज अगेन अ कार्डियो, मतलब उसमें दोनों हो रहा है, आपके मसल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हार्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर किसी को चूज करना चाहिए तो ब्रिस्क वॉक को चूज करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक इज ऑलवेज इफेक्टिव देन रनिंग वाइल, चाहे वो हम फैट लॉस की बात करें या फिर हम ये बात करें कि सिर्फ अच्छा लगने के लिए। अच्छा लगना मैं समझाऊं, यानी आपके एक काम करना, सुबह उठना, एक तो जल्दी थोड़ा कोशिश करना, और तेज तेज पैदल चलना। यानी आप एक तो अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ वॉक कर रहे हो, आप उससे बात नहीं करोगे या फिर अवॉइड करो किसी के साथ वॉक करना। बट अगर कपल हैं, उनको करनी है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए 30 मिनट हम बात नहीं करेंगे, अपना गाने सुनो और अपने कदमों को देखो। जब आप ये प्रैक्टिस करके देखना। और ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, द बेस्ट मेडिटेशन। एब्सोल्युटली। जैसे मैं चल रहा हूं और मैं बस 30 मिनट के लिए एक अच्छा सा म्यूजिक, जो मुझे, वो पंजाबी हो सकता है, वो मराठी हो सकता है, भजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और मैं क्या देख रहा हूं, अपने पैर। तो यानी मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं और मैं इस बात का आभास कर रहा हूं कि कितनी सुंदर लाइफ है। ये डिसिप्लिन इज नॉट फॉर फैट लॉस, दिस डिसिप्लिन इज नॉट फॉर बिल्डिंग मसल, दिस डिसिप्लिन इज फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। यतेंद्र, एक और चीज़ की मैं ऑब्सेशन देख रही हूँ क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मशीन्स आपका बहुत कुछ कैलकुलेट करके बता देती है। जब हम छोटे थे तो सिर्फ BMI आता था मशीन्स में, जब ये फिटनेस इंडस्ट्री का ट्रेंड जहाँ से इमर्ज होना हुआ। आज की डेट में मशीन्स आपको आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, कौन सी मसल में कितना फैट है, हाइड्रेशन लेवल क्या है, सब कुछ बता देती है। तो आजकल ऑब्सेशन इतना है कि मुझे 10% बॉडी फैट पे आना है, मेरा 8%, 11%, 12%, विच इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक फिगर। अगर मैं बोलूँ तो उसके लिए जिस तरह का लाइफस्टाइल अडाप्ट करना पड़ता है, शायद वो फिट नहीं होता है आपके करंट लाइफस्टाइल में, और उसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर करना पड़ता है। और अगर आपको अपने करंट लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस लाने हैं, सस्टेनेबल बनाना है, तो वो ही इंजीनियर आप कर सकते हो। अगर आप उसको बिल्कुल ही कुछ चेंज कर दो तो मुझे लगता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि कितना % बॉडी फैट
एक हेल्दी इंसान में होना चाहिए, एंड दीज परसेंटेजेस वेरी फॉर मेन एंड वुमेन, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। और एज के साथ भी वेरी करता है कि एक 20 से कम, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो व्हाट डू यू थिंक देखो, फॉर मैं अ अगर अपनी कॉमन? प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे बताऊं तो सबसे पहले तो सिंगल डिजिट बॉडी फैट जो है वो हेल्दी 100 में से एक इंसान के लिए हो सकता है, मेरे जैसे के लिए जिसका प्रोफेशन है, रोजी रोटी है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट्स करने हैं, मुझे ब्रांड एंडोर्स करने हैं, मुझे टी शर्ट कहीं पे भी निकालनी पड़ जाती है तो मेरे एब्स दिखने चाहिए, तो मुझे सिंगल डिजिट पे रहना पड़ता है, बट नॉट गुड एट ऑल। अगर आप मुझसे पूछोगे यतिंदर ये हेल्दी होता है सिंगल डिजिट पे रहना, मैं बोलता हूँ कि मैम झूठ बोलना है सच बोलना है। आप बोलो सच बोलो तो मैं बोलूँगा हेल्दी तो नहीं होता, ठीक है ना। तो आप मुझे बोलो तो ठीक है यतिंदर, तुम अगर बोलो कि हेल्दी रहना है तो कितने पे रहना पसंद करोगे, तो मैं बोलूँगा अगर एक रिलैक्स लाइफस्टाइल जीना है जिसमें मैं कभी कभी कोई मीठा खा लूँ, कभी कभी दूध पी लूँ, कभी महीने में अपने परिवार के साथ जाके एक बर्गर खा लूँ, तो आई थिंक समवेयर अराउंड 15% के आसपास इज द हेल्दी। यानी जो मेल 25-30% बॉडी फैट के साथ अभी हैं, प्लीज उसको 15 पे ले आओ, 16 पे ले आओ, 14 पे रख लो। आपको लगेगा आपका दूसरा जीवन हो गया, आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाओगे, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपका मतलब थकान कम फील होगी, स्ट्रेस कम फील होगा। बट जितना ज़्यादा आप बॉडी फैट परसेंटेज पे रहोगे ये सारी चीज़ें आप पे हावी होंगी और सबसे ज़्यादा बीमारियां जल्दी आप पे हावी होंगी। बट अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी की फंक्शनिंग कुदरत ने एक डिफरेंट तरीके से बनाई है, अगर सिर्फ मसल्स की बात ना करें तो फीमेल्स को थोड़ी छूट होती है कि वे थोड़ी और ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज पे रह सकती हैं, बट उनको इतनी छूट नहीं होती कि वो 40-45 पे रह सकें। किसी भी जो भी फीमेल आज 40% बॉडी फैट पे है और मेल 25% पे है, तो वो एक खतरे की घंटी है कि भाई जल्दी सुधार कर लो। इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्कआउट के लिए? देखो मैं तो बोलूँगा कंसिस्टेंसी। उसका रीज़न है, एक दिन ज़्यादा उठाने से बेहतर है थोड़ा रोज़ उठाओ। यानी आपने एक दिन गए और चेस्ट कर ली बहुत ज़्यादा, ठीक है, और तुम उसके बाद 3 दिन जिम में नहीं जा पाए, तो मैं बोलूँगा वो चेस्ट सेशन आपको थोड़ा उतना इंटेंसिटी से नहीं करना था, कम इंटेंसिटी से करके अगले दिन बैक ट्रेन करते, उससे अगले दिन क्वाड्स ट्रेन करते। बट अगर दोनों में से मुझे चॉइस दी जाए, बट मुझे किसी का नहीं पता, मैं कंसिस्टेंसी को चूज करूँगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन योर मूड, इंटेंसिटी डिपेंडेंट ऑन योर फूड इनटेक, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन कि आप कैसा सोए हो पहली रात, बट कंसिस्टेंसी इज नॉट डिपेंडेंट टू एनीथिंग, कंसिस्टेंसी इज डिपेंडेंट इन योर माइंड। इंटेंसिटी धीरे धीरे बिल्ड भी की जा सकती है, और मेरे को बातें करने का ज़्यादा शौक है शायद। मैं आपसे स्पेशली ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी फिजिक को देखकर और आपके काम को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत इंटेंसिटी होगी आपके वर्कआउट में। कंसिस्टेंसी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ एक एक्सपर्ट से कि आप सुनना चाहते हो? हाँ, इंटेंसिटी से ये बनाया नहीं जा सकता। सुनने में खराब लगेगा, बट जिसको भी लगता है ये इंटेंसिटी से बनाया जा सकता है, बना लो। बताऊं क्यों? वाकई में वह इंटेंसिटी बहुत हिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से बनाया जा सकता है। तो यानी जितने भी लोगों को लगता है फिजिक बनाना जोश का काम है, सॉरी टू से ये जोश का काम नहीं है, ये होश का काम है। एक और बात बताऊं, जब जब मैंने बहुत इंटेंसिटी से कुछ भी करने की कोशिश की, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। इंजरी हो गई या कुछ ऐसा इंजरी हो गई, या मैं जो किसी भी काम को करने के लिए मसल माइंड कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ लिफ्टिंग में चला गया, बट कनेक्शन यहाँ संपर्क टूट गया। तो यानी मसल बनाने के लिए आपको टाइम अंडर टेंशन तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपका दिमाग कहीं और है, शरीर जिम में है, तो बन लिया शरीर ना। तो यानी कई बार ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में आपका मसल माइंड कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। मुझे तो नुकसान हुआ, मुझे बाकियों का नहीं पता। जतिंदर, थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। जिमिंग के कॉन्टेक्स्ट में माइंड मसल कनेक्शन है क्या, और इसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ठहराव से।
होता क्या है? बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। एक तो मेरी बातों को ना बिल्कुल इंग्लिश में मत लेना, बिल्कुल टिपिकल समझना। मैं गया हूँ जिम में, मेरे को लैट पुल डाउन खींचनी है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए लैट पुल डाउन किस मसल की एक्सरसाइज है, ठीक है। जब मुझे ये पता है कि किस मसल की है ये एक्सरसाइज, तो यानी अब मुझे अपने ब्रेन को बोलना चाहिए कि उस मसल को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो। और हमारा ब्रेन इतना, मतलब इतनी अच्छी चीज है ये, इतना अच्छा एक मतलब क्या ही बोलो, अगर ऑर्गन है, हाँ टूल इतना है। अच्छा टूल है कि इससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, दुनिया की कोई भी परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हो। तो समझ लिया, लैट पुल डाउन करूंगा, बैक एक्टिवेशन होना चाहिए। जब इसको पुल करूंगा, हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं करना, पूरा करना है, स्क्वीज करना है मसल को, यहां पे होल्ड करना है। और जब मैं होल्ड कह रहा हूं, अपने ब्रेन से उस मसल को एक सिग्नल देना है, तुम ट्रेन हो रहे हो, तुम ट्रेन हो रहे हो, तुम ट्रेन हो रहे हो। जब मैं ये कह रहा हूं तुम ट्रेन हो रहे हो, होल्ड एंड देन रिलीज। जब मैं रिलीज कर रहा हूं, बट मैंने जब दूसरा रेपिटेशन किया तब मैंने ये फील किया कि यार फोन देख लेता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन मैसेज तो नहीं आया, कोई चेक करता हूं, टूट गया कनेक्शन। सो दैट मीन्स आप किसी भी एरिया से बाहर आ जाओ, पहले तो फोन से बाहर आ जाओ, लाइफ में चल रही कोई भी परिस्थिति से बाहर आ जाओ। तो दैट मीन्स ठहराव ले आओ। सबसे पहले जब तुम उस एरिया में ठहराव ले आए, और फिर हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने से पहले और हर मशीन को यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप को, किस रीजन को ट्रेन करती है, ठीक है। और जब भी आप पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी मीन्स ब्रीथ आउट, यानी मैं जब धक्का मार रहा हूं या जब मैं खींच रहा हूं तो मुझे सांस बाहर छोड़ना है। तो यानी जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जब आप ये पूरा सेशन करके निकलोगे तो आपको पता चलेगा आप जिस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करके आए हो वो पंप हो चुका है, उसमें काफ़ी ऑक्सीजन पंप हो गई है, और आपको वहाँ पे टाइटनेस फील होगी, वो चाहे यहाँ पे हो। बट अगर आपको वहाँ पे टाइटनेस की बजाय जॉइंट में दर्द हो रहा है तो आपका मसल माइंड कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था। और मसल माइंड कनेक्शन को स्ट्रांग रखने का ट्रेनिंग पैटर्न इज मॉडरेट वेट ट्रेनिंग, यानी आप अपनी क्षमता के 80% पे रहो। यानी अगर आप 100 किलो उठा सकते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 100 ना उठा के 80 उठा के देखना एक बार, बट ठहराव के साथ। मेरे माइंड में 2-3 सवाल हैं जो चल रहे हैं। एक और जो जिम में सबसे बड़ा सवाल या एक कॉन्वर्जेशन आजकल जो चल रही है वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग की चल रही है कि सबसे पहले होता क्या है, कितना इफेक्टिव होता है, या क्या हमें इन एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना भी चाहिए या सिर्फ बेसिक्स करें? आपने तो खुद ही बोला बेसिक्स डिफिकल्ट होते हैं करने। आप बताओ। मैं तो आज तक बेसिक्स ही कर रहा हूँ मैम, बट जब समझा कि जो मैं कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है फिर इसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आज मंडे है और मैं चेस्ट कर रहा हूँ और मैंने 10 किलो वजन उठाया है, और फिर मैं अगले मंडे को 10 ना उठा के 12 उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं हर अपने सेशन के साथ साथ वजन को बढ़ा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक अलग तरीके की और एक एक्स्ट्रा इंटेंसिटी मुझे खर्च करनी पड़ती है, जिससे कि मेरा लीन मसल मास जो है वो बढ़ने में मदद मिलती है। तो बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड डजंट मीन कि मैं इस मंडे 10 उठा रहा हूँ तो अगले मंडे मुझे 20 लाद देना चाहिए। दैट्स नॉट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज स्लोली, यानी 10 से 11 पे गए, 11 से 12:30 पे आए, 12:30 से में भी तुम 15 गए, 15 से 17 पे गए, वो भी वीक दर वीक। उसका बेस्ट तरीका यही है कि बस मुझे ये याद रख लेना चाहिए, एक मतलब मैं एक डायरी अगर मेंटेन कर सकता हूँ कि आज मैंने कौन सी एक्सरसाइज कितने वजन से करी, और अगले बार क्या मैं सेम एक्सरसाइज थोड़ा एक्स्ट्रा वेट से ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर मैं कर रहा हूँ दैट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब जब मैंने 250 किलो की स्क्वाट मारना आज से थोड़ी शुरू किया, ठीक है ना, आई स्टार्टेड विद 10 kg, 15, 20, तो मुझे समझ में अच्छा यही तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, बट ये हेल्प करता है एक्चुअली। यतेंद्र, एक और चीज़ जो मैं जिम्स में होते हुए देखती हूँ वो है कि लोग बहुत ज़्यादा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेन करते हैं, ओवर ट्रेन करते हैं। तो ओवर ट्रेनिंग के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, और
करना चाहिए या नहीं नहीं करना बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग करने से अगर आप मसल बनाने के लिए जिम जा रहे हो तो आप मसल को इतना ज़्यादा थका देते हो कि वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते बहुत जल्दी, यानी आप उनको बहुत ज़्यादा तोड़ देते हो और उससे क्या है वो कैटाबॉलिक स्टेज में जाते हैं। कैटाबॉलिक स्टेज क्या होती है? कैटाबॉलिक स्टेज इज बेसिकली, बिल्कुल देसी भाषा में बता दूं, जब आपका मसल खुद को ही खाने लगे, लिमिट मतलब मैंने मसल को इतना ब्रेक कर दिया कि उसको रिपेयर करना है अब अपने आप को, बट उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसकी दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मेरी ईटिंग हैबिट सही नहीं है या मैंने उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक कर लिया है। तो मेरी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में जा सकती है और कैटाबॉलिक स्टेज में जाने के बाद मेरी बॉडी उतना अच्छा ग्रो नहीं करती, मेरे को थकान फील होती है। बट अगर किसी को वज़न कम करना है, शरीर में चर्बी घटानी है, फैट का कम करना है और वो ओवर ट्रेनिंग करता है, तो अगेन उसकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, क्योंकि रिस्पॉन्ड बॉडी तभी करती है जब वो हील करती है, जब वो रिपेयर करती है। तभी तो बोलते हैं एक मसल को ट्रेन करने के बाद 72 घंटे उसको छोड़ देना चाहिए। अगर मैंने आज शोल्डर किए हैं तो अगले 72 घंटे मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं शोल्डर को ट्रेन ना करूं, क्योंकि वो उसकी ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक है ना, ये एक छोटा सा वो है। इसीलिए जो वजन घटा रहा है उसको भी एक पर्याप्त एक वर्कआउट शेड्यूल, वर्कआउट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि जिससे भी उसने बनाया है या बनवाया है उसको पर्याप्त नॉलेज है और वो जानता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है और आपके कोई जॉइंट्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यानी एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए उस वर्कआउट शेड्यूल को। ऐसा नहीं है बस आपको गधे की तरह बस जिम में लगा दिया 2 घंटे वर्कआउट करना है, नॉट फिट इन, मतलब नहीं होता। और मैक्सिमम लोग ओवर ट्रेनिंग कर लेते। हम कुछ देर पहले कॉन्वर्जेशन कर रहे थे बॉडी फैट परसेंटेज की। एक जो बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है या लोगों को मालूम नहीं है वो ये है कि वेट लॉस करना है हमें, लेकिन वेट लॉस में आप अपना मसल मास भी खो देते हो। द मोर इफेक्टिव वे इज़ फैट लॉस। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे व्यूअर्स को हेल्प करो, एजुकेट करो समझने में कि वेट लॉस और फैट लॉस के बीच में डिफरेंस क्या है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो दोनों को अचीव करने का प्रोसेस भी कैसे चेंज हो जाता है। देखो, जब भी आप फैट बर्न करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका लीन मसल मास है वो नहीं घटना चाहिए। उसका रीज़न, लीन मसल मास इज़ योर एसेट। यानी आज मैंने 100 रुपये में से 40 रुपये सेव कर लिए, वही मेरे, जब मेरी 100 रुपये इनकम नहीं रहेगी वो 40 में मैं अपने खर्चे चलाऊंगा। तो यानी आज जो जवानी में मेरे मसल हैं, ठीक है ना, मुझे उनको प्रिजर्व रखना है अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि जब बुढ़ापे में मेरे जॉइंट्स कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, और मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, मेरे घुटने उतने काम नहीं कर रहे होंगे, तो मेरे क्वाड्राइसेप में ताकत होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यानी लीन मसल मास इज़ अ सेविंग फॉर योर बुढ़ापा। ठीक है, तो बस चर्बी घटाते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि आपका लीन मसल मास जो है, मसल मास क्या होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है ना, वो ब्रेक ना हो जाए, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा बॉडी का, और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करी, तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सभी के लिए है? स्पेशली वुमेन में ऐसा लगता है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम बल्की हो जाएंगे, हम मस्कुलर दिखने लगेंगे, मैनली दिखने लगेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स देयर? नहीं, मस्कुलर बनना बहुत कठिन काम है तो सब नहीं बन सकते, और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि मतलब ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि उनका हार्मोन डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, एस्ट्रोजन नहीं होता है सिर्फ, बट हाँ एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है। सेम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन भी होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बट मसल बनाने के लिए, मर्दाना दिखने के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो जिम्मेदार है, तो वही मसल जल्दी बनाता है। बट जो फीमेल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, मैं उनको बोलूँगा आप बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप एक महिला हो और घर के नॉर्मल काम भी करती हो, तब भी आपके क्वाड्स में, आपकी हैमस्ट्रिंग में, आपके ग्लूट्स में इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जब आप ओल्डर एज में जाओगे, और आपको फीमेल्स को जॉइंट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं,
ऑस्टियोपोरोसिस या जॉइंट की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, उससे बचने का एक ही तरीका है, आज अपने शरीर में मसल जमा कर लो। मसल की जब हम बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। वो कैसे आएगी? वो आएगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से। जो कर रही हैं वो तो ये समझो आप अपने लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, बुढ़ापे के लिए सेविंग बैंक में नहीं, शरीर में जमा करो। यतिंदर, कहीं ना कहीं जब हम अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं या फिटनेस के बारे में कुछ भी सोचते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ माइंड में आती है वो आता है सिक्स पैक एब्स। ये ना मतलब एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड है फिटनेस का, कि अगर ये तो आपके होने सिक्स चाहिए। पैक एब्स हैं तो मतलब आप फिट हो, और आपको फिट होना इसका मतलब मेरे सिक्स पैक एब्स आने चाहिए। मैं वेट लॉस जर्नी पे मतलब मेरे सिक्स पैक एब्स आने चाहिए। तो प्लीज़ टेल मी कि सिक्स पैक एब्स अचीव करना कितना रियलिस्टिक गोल है, होना भी चाहिए या नहीं? देखो, अगर तो आपकी रोजी रोटी इस प्रोफेशन से चलती है, जैसे मेरी रोजी रोटी इस प्रोफेशन से चलती है, लेट्स से अगर मैं ये नहीं होता, मैं मॉडल होता और मुझे असाइनमेंट तभी मिलते जब मैं शर्ट उतारता और मेरे 6 एब्स दिखते, तो मेरी मजबूरी होती, या मैं कोई बॉलीवुड में स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, तो एक हो गया जिसकी ये रोजी रोटी है, यहीं से उसकी कमाई है और यहीं से उसको पूछा जा रहा है, उनके लिए ज़रूरी है। बट सिक्स पैक एब्स 12 महीने मेंटेन नहीं किए जा सकते। जो लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, बट अगर आप मुझे भी बोलो यतिंदर तेरे को यही रोजी रोटी है पर 12 महीने करने हैं, मैं बोलूँगा मैम एक काम करता हूँ, मैं 4 महीने रोजी रोटी नहीं भी रहेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो 6 नहीं दिखेंगे, 4 दिखेंगे, काम चल जाएगा। बट जितने लोग सिर्फ फिट रहना चाहते हैं, जितने लोगों की ये रोजी रोटी नहीं है, जितने लोग इसको एज ए लाइफस्टाइल अडाप्ट करना चाहते हैं, उनको सिक्स पैक एब्स बनाने कोई मैंडेटरी नहीं होने चाहिए। यानी उनको एक ऐसा भार नहीं दे देना चाहिए कि तुम फिट तभी कहलाओगे जब तुम्हारे सिक्स पैक एब्स होंगे, नहीं। अच्छा यतिंदर, अब एंड की तरफ जाते जाते एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपकी सक्सेस, सफलता की परिभाषा क्या है? क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस, जिमिंग की इंडस्ट्री से हो, तो आप मुझे एक सक्सेसफुल, या मैं कहूँगी फिटनेस को रीडिफाइन कर दो। व्हाट वुड बी अ सक्सेसफुल फिटनेस रूटीन लाइक और बॉडी लाइक? कैसी दिखेगी एक सक्सेसफुली फिट बॉडी? सक्सेसफुली फिट बॉडी, मैं इस बात का उत्तर देने के लिए संपूर्ण नहीं हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस, क्योंकि मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। जो भी कोई मेरे जैसा बनना चाहते हैं, या जिनको ये होता है कि वर्ल्ड चैंपियन बन के कैसा लगता है, और जिनको ये लगता है कि इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म होने के बाद कैसा लगता है, या जिनको ये लगता है बड़ी गाड़ी चलाने के बाद कैसा लगता है, तो मैं आज तक सक्सेस की डेफिनेशन ढूंढ रहा हूँ। तो यानी वर्ल्ड चैंपियन बनना सक्सेसफुल की डेफिनेशन नहीं होती। मतलब कुछ भी एक ऐसी स्टैंप नहीं लगा सकते कि ये है तो सक्सेसफुल हो तुम, नहीं। तो ये मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, क्योंकि मैं संपूर्ण मतलब कैसे किसी को ये बोल दूं कि सक्सेस का ये मंत्रा है। सक्सेस का मंत्रा मैं ही ढूंढ रहा हूं, तो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस का मंत्रा ढूंढो। बट हाँ, अगर ऐड ऑन करना है तो मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूं, जो तुम्हारे क्लोज वंस हैं उनको संभाल के रखो, और अगर हंसते हो तुम, ठीक है, और तो खुश हो तुम, मतलब सक्सेसफुल हो। मतलब अगर तुम्हारे अराउंड में 5-10 लोग ऐसे हैं जो तुम्हें मतलब जितना वो खुद को चाहते हैं उससे भी ज़्यादा वो तुम्हें चाहते हैं, तो यानी तुम सक्सेसफुल हो, ठीक है। फिर बैंक में कितने पैसे हैं, बट हाँ, एक लिमिट अमाउंट ऑफ मनी होना जो आपके सर्वाइवल को बैकअप कर सके, होना बहुत ज़रूरी है। बट इसकी कोई वो नहीं है। बट हाँ, फिटनेस की हो सकती है, हाँ, कि फिटनेस में सक्सेसफुल, अगर आप बोलो कि यार मैं फिटनेस में सक्सेसफुल हूं, वो एक तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बिना थके बिना रुके कर रहे हो, वो कोई भी हो सकती है, तो यानी आप फिट हो और आपको उससे ज़्यादा सक्सेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भारी बनावट फिजिकल अपीयरेंस, भारी बनावट यानी फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा अगर आपका दिल साफ है, ठीक है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, या आपको ऐसा ख्याल भी नहीं आता, और आपको सारी दुनिया बहुत सुंदर लगती है, तो यानी आपके पास वो लोड नहीं है किसी के प्रति
ईर्ष्या और घृणा करने का, तो यानी तुम बहुत फ्री हो, ठीक है। और अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चिंता, थोड़ी चिंता होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं आती और तुम्हें ये लगता है कि अगर कुछ आएगा भी तो आई एम अलोन इज इनफ, मैं अकेला हैंडल कर लूँगा, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो यानी आप फिजिकली के साथ साथ मेंटली बैलेंस्ड व्यक्ति हो, जिसको ये पता है कि कल को अगर कुछ भी आया मुसीबत, आई एम अलोन इज इनफ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये ब्यूटीफुल पीपल है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये बोलते हो कि बाहरी बनावट, फिजिकल अपीयरेंस ही किसी भी फिटनेस का राज है, तो मैं राज आपका यहीं ब्रेक कर देता हूँ, नहीं है, ये आज नहीं तो कल चली जाएगी। यतिंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही शुद्ध, सिंपल, ऑर्गेनिक तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस गाँव शेयर का हूँ किए ना। हैं। एंड आई एम श्योर जब कैमरा जो है ना वो सब चीज़ें कैच कर लेता है, किसका क्या नीयत है, किसकी क्या इंटेंशन है, कौन कितना बनावट से बोल रहा है, कौन कितने अनुभव से बोल रहा है, ये सब चीज़ें ना कैमरा में कैद हो जाती है और मुझे लगता है वो व्यूअर तक जाती है। तो हम एक बहुत ही शुद्ध इंटेंशन से ये पॉडकास्ट बना रहे हैं और हमें आपके जैसे अच्छे गेस्ट मिलते हैं जो पूरे खुले दिल से बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं आज भी वही लड़का हूँ जो गांव से बिलोंग करता है, जो एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, जिनके अराउंड में अच्छे लोग थे, जो एक पैशन को परस्यू करना चाहता था, परस्यू कर पाया। और बट अगर ये सब कुछ करने के बाद भी सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि मैं आज भी वही नॉर्मल लड़का हूँ। लोगों को कुछ भी लगता रहे, बट मुझे लगता है कि अगर जिस दिन वो मर गया तो फिर ये जो भी छोटी मोटी सक्सेस आप देख रहे हो, इसका कोई मूल नहीं है। तो मुझे उसको जिंदा रखना है, उस मोंटू को, उस यतिन को जिंदा रखना है। यतिंदर सिंह तो जिंदा रह जाएगा, बट जब तक वो यतिन, मेरे घर का नाम मोंटू है, वो मुझे अपने अंदर जिंदा रखना है, सो दैट आने वाले सालों में अगर यतिंदर सिंह को कुछ आँच भी आए तो मुझे पता लगेगा ठीक है ना यार, मैं पहले भी ऐसा था, अगर दोबारा भी वैसा हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो आई थिंक जब आप वो बन के बात करते हो तो लोगों को समझ में आती है। तो और मैं एक्चुअली ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ यार, नॉर्मल, साधारण सा दिखने वाला, साधारण सी बात करने वाला, सब कुछ साधारण है। और एक और बात बताऊँ, साधारण ही सुंदरता है। एब्सोल्युटली, बहुत ही खूबसूरत नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच यतिंदर फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप ये लोगों के काम आ पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई एम श्योर आज के इस एपिसोड ने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा, क्योंकि जो बातें सादगी से कही जाती हैं और अपने अनुभवों से कही जाती हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। आई रियली होप कि आपने आंखें बंद करके इस कॉन्वर्जेसन को सुना होगा और साथ ही साथ आंखें खोल कर कुछ नोट्स भी लिखे होंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में आज से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर काम कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like, comment and share, and I'll see you in the next episode.